नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में इस वक्त कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन पर सियासत जारी है। वैक्सीन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगातार कई राज्य कह रहे हैं कि जितनी वैक्सीन चाहिए उसकी उपलब्धता उतनी नहीं हो पा रही है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो उसे उपलब्ध नहीं, मतलब सरकार को उपलब्ध नहीं करवा रही है ये कंपनी भारत बायोटेक। और भारत बायोटेक का कहना है, बकौल मनीष सिसोदिया कहना है कि केंद्र सरकार ने जितनी वैक्सीन देने के लिए कहा है उससे अधिक वैक्सीन हम नहीं दे सकते हैं। इधर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और मोदी सरकार पर वैक्सीन को लेकर के निशाना साधा है। आइए उस ट्वीट को भी देख लें कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। और प्रियंका गांधी लगातार, राहुल गांधी भी लगातार निशाना साध रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन में 82% की गिरावट आई है। पिछले एक महीने में, आज पूरा का पूरा एक महीना बीत चुका है, यानी कि 12 अप्रैल से 12 मई, और इसमें 82% की गिरावट आई है। मोदी जी वैक्सीन फैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचाई, मगर उनकी सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों दिया? अमेरिका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी वैक्सीन कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर घर वैक्सीन पहुंचाए बिना कोरोना से लड़ना असंभव है, यह कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। और इसके अलावा राहुल गांधी भी लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। और खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चुनाव को लेकर के, आपको याद होगा कि जैसे ही वहां पर उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता गया, वैसे वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट अलग अलग समय पे अलग अलग ढंग से सरकार को चेताते गया है। एक बार आपको याद होगा कि 5 बड़े जिलों को या बड़े शहरों को लॉकडाउन करने का भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, जिसके खिलाफ योगी सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आ गई। लेकिन बाद में इन्हें लॉकडाउन या कहें तो पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू से अभी कई जगहों से मतलब उत्तर प्रदेश गुजर भी रहा है। लेकिन आज क्या कुछ कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आइए उसे देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि कोरोना के बीच पंचायत चुनाव कराने के कितने खतरनाक नतीजे होंगे, इसको न तो चुनाव आयोग और सरकार भांप सकी और न ही उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, न ही चुनाव आयोग, न सरकार और न ही उच्चतम न्यायालय। कोरोना की पहली लहर में गांव बचे रहे थे, जो पिछले साल की पहली लहर है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें गांव बचे रहे थे, लेकिन आज गांव में कोविड संक्रमण पहुंच गया है। इसके आगे कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि सरकार पंचायत चुनाव के बाद होने वाले कोरोना के परिणामों को समझ पाने में नाकाम रही। चुनाव आयोग भी इससे बेखबर रहा और उसने राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराने की अनुमति दे दी। इन सब के ही चलते पहली लहर में जो गांव कोरोना से बचे थे वो अब बुरी तरह से संक्रमण की चपेट में हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट का कहना है, आगे बढ़ाइए जरा, कहना है कि चुनाव अधिकारियों की कोविड से मौत के बदले यूपी सरकार परिवारों को जो मुआवजा दे रही है वो काफी कम है और इसे कम से कम 1 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। ये 5 लाख रुपए आपको याद होगा कि यूपी सरकार दे रही है, जो कोविड के कारण चुनाव अधिकारी जो गए थे चुनाव करवाए, पंचायत चुनाव करवाए उत्तर प्रदेश में, उनकी अगर मौत हो गई तो उन्हें 5 लाख रुपए उनके परिजनों को दिया जा रहा है मुआवजा के रूप में। लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि ये कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन दूसरी लहर में जो गांव बच गए थे उन गांवों तक कोरोना पहुंचाने में चुनाव आयोग, सरकार और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय भी जिसने रोक लगाई उस समय, आपको याद होगा जो शुरुआत में मैंने बात कही कि लॉकडाउन की बात उन्होंने की थी, और लेकिन चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में ये तमाम लोग मददगार साबित हुए एक दूसरे के लिए और आज गांव-गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। और इससे पहले हमने आपको ट्वीट दिखाया खासकर वैक्सीनेशन को लेकर के कि वैक्सीनेशन पर क्या राजनीति चल रही है, क्या सियासत चल रही है। इसके अलावा एक खबर और भी है कि आरएसएस और बीजेपी अब सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के लिए, सकारात्मक विचार उत्पन्न करने के लिए, सकारात्मक बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए
15 मिनट के कुछ शोज करने वाले हैं और सरकार भी कह रही है कि अब हमारे बुलेटिन में जो कोरोना बुलेटिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये देंगे उसमें कितनों की मौत हुई, कितने हताहत हुए, कितने मरीज पाए गए, इसकी चर्चा न करके चर्चा पॉजिटिव बातों की ये होगी कि कितने ठीक हुए। तो इस पॉजिटिविटी के लिए अगर देखें तो ठीक है पॉजिटिविटी, और इसका नाम जो दिया गया है वो इस कार्यक्रम का नाम है पॉजिटिविटी अनलिमिटेड। तो इस पर भी चर्चा करेंगे आज। तो बहुत सारी चीजें हैं और इस पर राहुल गांधी ने, प्रशांत किशोर ने भी निशाना साधा है, उन सब पे भी आएंगे। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज न्यूज पॉइंट के इस पिटारे में। आप सबका न्यूज पॉइंट में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और चलिए स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं हमारे तमाम साथियों का जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिलाष अवस्थी जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार। मुकेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। अभिलाष अवस्थी जी आपका स्वागत करता हूं। और ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी स्वागत करता हूं। आप तीनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैं बता रहा हूं शुरुआत से ही हम लोग जो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा के हिसाब से अभी जो इंट्रो हमने दिया है वो साफ है कि कोरोना और इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है इस देश में, कैसी सियासत चल रही है, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, और अनलिमिटेड पॉजिटिविटी का जो प्रोग्राम है आरएसएस और बीजेपी का वो क्या कुछ कह रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कुछ कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीधे आना चाहूंगा अभिलाष अवस्थी जी आपके पास, अगर आप सुन पा रहे हो हमें। अभिलाष जी शायद अभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन मुकेश जी तब तक आपके पास आओ। अभिलाष जी आवाज आ रही है हमारी आप तक? आपकी आ रही है आवाज, आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है मिस्टर। आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि आवाज ठीक करें। तब तक मुकेश जी, डॉक्टर मुकेश कुमार के पास में आना चाहूंगा। मुकेश जी आपको जाना भी है 7:30 बजे मैं समझ रहा हूं, इसलिए आपका कमेंट पहले लेना भी चाह रहा हूं। ओवरऑल वैक्सीनेशन पर सियासत, इसे किस रूप में देखते हैं आप? और खासकर अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनको भारत बायोटेक ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जितने डोज हमें कहा है कि आपको उपलब्ध कराया जाए, मुहैया कराया जाए, हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि 67,000 कोविशील्ड का और 67,000 हमने कोवैक्सीन का आपसे मांगा है। 67,000 दे दिए, बाकी इन्होंने कह दिया कि 100 से ज्यादा हमारे सेंटर जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो अब कल से बंद हो जाएंगे। और 18 से 45 साल के लोगों को इसके कारण न सिर्फ दिल्ली, कई राज्यों में वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राजीव जी, सियासत को एक तरफ रखिए और इस पूरी घटना को इस तरह से मानवीय आधार पर देखिए और सरकार ने जिस तरह से इसको हैंडल किया उस पर आइए। अब देखिए, आपने वैक्सीनेशन की बात की है, 82% वैक्सीनेशन कम हो रहा है। पहले ये आंकड़ा 30-32 लाख तक गया प्रतिदिन, घटते घटते वो 6-7 लाख प्रतिदिन पर आ गया है। अगर हमें वैक्सीनेशन पूरे देश को करवाना है और एक तय समय में करवाना है तो तकरीबन 50 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, अन्यथा कोरोना से लड़ाई में हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि उल्टी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर जाना चाहिए। इसकी कोई सियासत नहीं है, ये सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, किसी तरह की बिना तैयारी के घोषणाएं करते रहे और जो चेस्ट थंपिंग में लगे रहे कि हमने ये कर दिया, हमने कोरोना को पराजित कर दिया, इसी मुकालते में रहे। और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिनसे कोरोना और बढ़ता चला गया। 5 राज्यों के चुनाव हैं, आप कुंभ को ले लीजिए या उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को ले लीजिए, और इसी तरह के बहुत सारे धार्मिक आयोजन अभी भी देश में चल रहे हैं। गुजरात की कलश यात्रा ले लीजिए या बरेली में जनाजे पर उमड़ी भीड़ ले लीजिए, ये सब चल रहा है। तो केंद्र सरकार ने वैक्सीन पॉलिसी की बात कही है, उसकी क्या है वैक्सीन पॉलिसी, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल देने की बात की तो कहा कि हमारी वैक्सीन पॉलिसी में आप दखल मत दीजिए। क्या है वैक्सीन पॉलिसी? आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया, जनवरी में पहली बार ऑर्डर दिया और फिर 26 अप्रैल को दूसरा ऑर्डर दिया। आपने दुनिया की सबसे बड़ी हब है हमारे यहाँ वैक्सीन प्रोडक्शन की, लेकिन
उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो हम और जो प्रोड्यूस भी हुई उसमें से 6 करोड़ आपने निर्यात कर दी उन देशों को जिनके पास पहले से स्टॉक थे। अगर ऐसे देशों को निर्यात किया जाता है जहां जरूरत है, कमी है, तो हम मानते हैं कि हमको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ चलना है, उपकार करना है। तो लेकिन आज क्या नौबत आ गई, हम छोटे छोटे देश से मदद मांग रहे हैं। तो इस सरकार की कोई तैयारी नहीं थी और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम धराशायी हो गया है। तो ये मनीष सिसोदिया अगर शिकायत कर रहे हैं तो कोई गलत शिकायत नहीं कर रहे, राजनीति नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों ने अगर अपने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को रोक दिया है या उसको समेट दिया है तो राजनीति की वजह से नहीं किया है, बल्कि ये हकीकत है कि वैक्सीन की सप्लाई ही नहीं है। केंद्र सरकार ने कह दिया राज्यों से आप सीधे खरीद लीजिए, उन्होंने सीधे अप्रोच किया और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां पीछे हट गई कि हम तो ये सप्लाई कर ही नहीं सकते, अब कहां से वैक्सीन आएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि केंद्र सरकार को सारी वैक्सीन खरीदना चाहिए और राज्यों को देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है, रेट भी उसे तय करना चाहिए और 10 तरह के रेट तय कर रही थी, ये भी गलत था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट ने इस दौरान, माफ कीजिएगा, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने इस दौरान की है, जिसकी वजह से आज हम इस स्थिति में खड़े हैं जहां देश के पास वैक्सीन नहीं। जिन्होंने 45 से ज्यादा की उम्र वाले जिन्होंने एक डोज ले लिया है उनके दूसरे डोज का इंतजाम नहीं हो रहा है। आप सोचिए, एक तय समय है 6 से 8 हफ्ते के अंदर वो वैक्सीन ना लगी तो पहला डोज ही बेकार जाएगा। तो ये इतनी बड़े पैमाने पर क्योस फैला दिया है, पूरा मिस कर दिया है, कोई कोरोना से लड़ने की कोई रणनीति नहीं है। तो इस सरकार को ऐसे समय धिक्कारने के अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसको सियासत का नाम मत दीजिए, ये मोदी मेड डिजास्टर है, ये पूरी ट्रेजेडी मोदी के द्वारा बनाई गई है। मोदी इसलिए कह रहा हूं कि सरकार का मतलब हमारे यहां मोदी से है, पीएमओ से है, और कोई मंत्री मंत्रालय काम नहीं करते हैं। तो ये स्थिति की निर्मित की गई है और ये इसके लिए और कोई मतलब ये विभत्स है, अश्लीलता है, अगर ये इसको राजनीति कहा जाए। तो ये सियासत नहीं, डिजास्टर है, ये कहना है डॉक्टर मुकेश कुमार का। और बिल्कुल बहुत हद तक सही कह रहे हैं आप, और लगातार जो हम देख भी रहे हैं, और 82.77% अगर 82.77% की गिरावट पिछले एक महीने में आई हो वैक्सीनेशन में, और खासकर जैसा मुकेश जी कह भी रहे हैं कि जिन्होंने पहला डोज ले लिया है उनके लिए क्या, क्योंकि 6 से 8 हफ्ते में आपको दूसरा डोज लेना कंपलसरी है, और वो नहीं लेंगे तो पहला डोज भी बेकार जाएगा। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, एक बात और जोड़ दूं, ये जो क्राइसिस पैदा हुई है, ये जो भी अब ये वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां इतना रश हो रहा है कि ये दूसरी सुपर स्प्रेडर इवेंट बनने जा रही है। वैक्सीनेशन मतलब जो लोग टीके लगवाने जाएंगे वो वहां से कोरोना लेकर भी लौट सकते हैं, लौटेंगे, इतनी भीड़ हो गई वहां पर, क्योंकि आपने वैक्सीन दी नहीं है। अब जब वैक्सीन का पता चलता तो सब टूट पड़ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो ये बड़ी भयानक विस्फोटक स्थिति निर्मित कर दी गई। सही कह रहे हैं। और अमलेंदु जी आपके पास सीधा आना चाहूंगा, ओवरऑल वैक्सीनेशन प्लान पे बात, हम हालांकि बहुत कुछ है आज बात करने के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन की बात इसलिए क्योंकि अब धीरे धीरे 82% की कमी एक महीने के अंदर, जिस उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी ने टीका उत्सव मनाने की घोषणा की, 12 से लेकर के मुझे ध्यान आ रहा है 2 दिन या 3 दिन का उन्होंने इस उत्सव का ऐलान किया था, 12 से 15 तक शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। और उस टीका उत्सव का आखिर क्या हुआ कि अब लोग टीका के लिए दर दर भटक रहे हैं, राज्य सरकारें भी भटक रही हैं, और स्थितियां इतनी भयावह हो गई हैं कि एक तरफ तो बीमारी के कारण लोग परेशान हैं, अब टीका के कारण भी परेशान हैं, और साथ साथ ये भी आप मुकेश जी सही कह रहे हैं कि लोग कोरोना लेकर के, और कई ऐसे मेरे जानकार हैं जो वहां से कोरोना लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं है वो लाइन में खड़े रहे और 4 दिन बाद वो पॉजिटिव हो गए और टीका तो लगवा नहीं पाए। तो स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, क्या कहेंगे ओवरऑल अमलेंदु जी?
देखिए, एक तो मैं मुकेश जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि ये मोदी में डिजास्टर है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये सिर्फ मोदी में डिजास्टर नहीं है। मतलब मोदी जी जो है, या ये मोदी मेड सिस्टम, जिस जो भी आप कह लीजिए, मतलब ये निकम्मे नहीं है, बल्कि ये जो करना चाहते हैं वही कर रहे हैं। इनका उद्देश्य ही यही था, मुझे लगता है इनका लक्ष्य भी यही था कि इस तरीके से जो है जनता के ऊपर जुल्म ढाया जाए। कुल मिलाकर के ये जिस तरीके से इनकी सारी गतिविधियां सामने आ रही हैं, कुल मिलाकर के ये साफ जाहिर करती हैं कि ये सब एक आपराधिक कृत्य है, और ये जो है सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं है। अगर मिसमैनेजमेंट होता तो 1 साल पहले से इसकी तैयारियां वो कर रही थी, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार ने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो इसका पूरी प्रक्रिया का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, उनके सुपरविजन में सब काम चल रहा है। शायद 27 या 26 अप्रैल को जो हियरिंग थी उस पर सरकार ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर के। तो अगर ऐसा हो रहा था तो फिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही है? कुल मिलाकर के आप जब जाके फोटो खिंचाते हैं, इस मतलब आप जो ये संदेश देना चाहते हैं कि वैक्सीन मोदी जी की बनाई हुई है। तो मोदी जी की अगर वैक्सीन बनाई हुई है तो मोदी जी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आपको याद होगा कि साल भर पहले जब हम लोग कर रहे थे न्यूज पॉइंट, और जब पहला लॉकडाउन लगा था उस समय मैंने ये बात कही थी कि अगर वैक्सीन आ भी जाएगी तो वो आने के तुरंत नहीं मिलना शुरू नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। और अगर मान लीजिए सारी दुनिया को वैक्सीन दी जानी है, 6 अरब की आबादी है, और अगर 2 डोज भी लगनी है तो 12 अरब डोज हो गई, यानी 12 अरब तो आपको शीशियां चाहिए कुल मिलाकर के। आप वैक्सीन की बात ही छोड़ दीजिए, तो ये 12 अरब शीशियां जो है इनका उत्पादन किस तरीके से होगा? तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो जब ये समस्या थी तो इस पे सरकार को उसी समय से प्रबंधन करना चाहिए था। जिस समय मोदी जी अपना फोटो खिंचाने के लिए गए थे वैक्सीन की कंपनियों में, तो उस समय क्या प्रियंका गांधी ने सही सवाल उठाया कि क्या आपने उस समय था कोई ऑर्डर दे दिया था? जब दूसरे देश दे चुके थे ऑर्डर, तो आपने उस समय कोई ऑर्डर क्यों नहीं दिया? आपने उस समय ये अंदाजा क्यों नहीं लगाया कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन होना है और उसकी क्या प्रक्रिया होगी और किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? आपने दोनों वैक्सीन कंपनियों को जनता से पैसा उठा करके दे दिया, एक तरीके से दान कर दिया, अपना पैसा समझ करके आपने दे दिया। तो आज तक उनसे ये सवाल क्यों नहीं है कि जब देश की जनता का पैसा आपको दिया गया था तो उसकी वैक्सीन, देश की जनता की वैक्सीन कहां है? तो ये सवाल आखिर किससे किए जाएंगे? तो जो सरकार जो है, मतलब जो मोदी जी कह लीजिए, नोटबंदी के समय में जब बह रही थे नोट नदियों में, तो उसका अपना ले रहे थे जब श्रेय, तो आज ये परिस्थितियां पैदा हो रही है तो उसका श्रेय कौन लेगा? कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये सिर्फ मोदी में डिजास्टर ही नहीं है, बल्कि ये एक आपराधिक कृत्य है और इसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर तय होनी चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ विपक्ष जो है वो इतना नाकारा और निकम्मा है कि वो सही सवाल उठाना जानता ही नहीं है। मतलब उसने भी जिम्मेदारी जो है वो सब हम लोगों को डाल दी है कि जर्नलिस्ट जो है, और जर्नलिस्ट भी कौन से जर्नलिस्ट, गोदी मीडिया वाले नहीं, जैसे हम लोग जो है वो सब ये जिम्मेदारी उठाएं और ये सब काम करें, और सत्ता में आने के लिए लड़ाई झगड़ा जो है ये बैठ करके करें। कुल मिला की स्थिति ये है मुझे लगता है। जी राजीव। लेकिन अमलेंदु जी, विपक्ष जो है वो भी अभी चिट्ठी, उन्होंने 9 पॉइंट के साथ में चिट्ठी लिखी है, और खासकर मोदी जी को सलाह लगातार दे ही रहे हैं लोग। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि जो परिस्थितियां अभी निर्मित हुई हैं, उन परिस्थितियों में ये मोदी मेड डिजास्टर, जैसा अभी डॉक्टर मुकेश कुमार कह रहे थे, ये अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल सटीक शब्द मुझे लगता है होगा। हमारे साथ अभिलाष अवस्थी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़े हुए हैं। अभिलाष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। थोड़ा सा जी। तो अभिलाष जी, अभी हम चर्चा कर रहे हैं खासकर इस देश में वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन की कमी हो रही है उस पे क्या ये सियासत है या कुछ और, इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा थोड़ी सी चर्चा ये भी कि आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने एक रिमार्केबल बात की है कि पिछले 12 अप्रैल को मोदी जी ने टीका उत्सव मनाने की बात कही थी। आज 12 मई को हम देख रहे हैं आंकड़ों के आधार पर कि 82.77% की कमी आ गई इसी टीकाकरण में, और इसके लिए आखिर जिम्मेदार किसे माना जाए? कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि आपने विदेशों को भी सप्लाई किया, तो आज संबित पात्रा जी बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि विदेशों में जो गया है उसके कुछ आंकड़े दे दिए कि ये यहां गया, वहां गया, वहां गया, और उसमें अपनी सरकार को बचाने की कोशिश जैसे प्रवक्ता करते हैं उन्होंने की।
ओवरऑल इसको लेकर के आपका क्या कहना है? टीकाकरण जो भारत में है, जिस गति से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, किसी मॉन्टेसरी के स्टूडेंट को बोला जाए कि भारतवर्ष में 30 करोड़ लोग हैं और उसमें अगर 18 साल की उम्र के नीचे के लोगों को आप हटा भी दीजिए, मान लिए वो 30 करोड़, 100 करोड़ लोगों को आपको 2-2 डोज देनी है, तो एक सीधा सा मॉन्टेसरी चौथे पांचवें दूसरे कक्षा का बता देगा कि हमें 200 करोड़ डोज चाहिए। अब 200 करोड़ डोज चाहिए तो उसकी परिस्थितियां आपके पास क्या है? संबित पात्रा तो कुछ भी बोलते रहते हैं। एक्चुअल जो बांग्लादेश में भेजा गया, जो दूसरी जगहों पर जब, और भारत जो है वैक्सीन बनाने का प्रथम नंबर है दुनिया में, हमें ये श्रेय हासिल है, अभी से नहीं पिछले जो है कई वर्षों से हासिल है। हमने चेचों को और पोलियो और जाने कितने वैक्सीन बना बना के हमने गलियों में, हुजूर हमने गलियों में, आज देखिए स्टेशन पे, मैं बंबई में रहता हूँ, लोकल ट्रेन स्टेशन की सीढ़ी चढ़िए, वहाँ पोलियो पिलाने के लिए 2 लड़कियां बैठी, मेज डाल के कहीं चौराहे गली में बैठी हुई। तो ये सिस्टम था आपके पास, ये सिस्टम जो पीछे 70 साल का जो हवाला आप लोग देते हैं, कुछ लोग 70 साल में, तो 70 साल में वैक्सीन का एक सिस्टम ही दिया, चाहे जो भी सरकारें रही हूं, आप अटल बिहारी को भी जोड़ दीजिए, मोरारजी देसाई को भी जोड़ दीजिए, आपने उस सिस्टम का कहीं उपयोग नहीं किया। आपको 200 करोड़ डोज चाहिए, आज भी चाहिए, मगर अभी आपने 60 लाख उस पे दिल्ली सरकार की आपने अभी एक बात बताई, अभी कितनी आपका 1-2 वैक्सीन बना रही थी कंपनियां, उनमें एक चला गया। आपका कंट्रोल कितना, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका क्या है? वो तो मनमोहन सिंह को आप प्रणाम करिए कि उन्होंने कम से कम ये कानून बना दिया था, लेकिन आपने क्या किया कि आपने उसको जाने दिया, आप उसको बुला नहीं सकते, तो एक को आपने वापस जाए। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है कि स्पुतनिक, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कई महीने पहले बोला था कि रूस की एक स्पुतनिक जो है वैक्सीन है उसको आप लाइए, तो रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी और फला ये लोग मार्केट में आ गए। मार्केट का मतलब जो उनकी मीडिया है उसको मार्केट ही कहा जाना चाहिए, और उसमें आके बोले कि राहुल गांधी लॉबिंग कर रहे हैं विदेशी कंपनी। बाद में क्या हुआ, आपको वैक्सीन कम हुई तो आपने स्पुतनिक को ही कॉल किया ना कि कृपया हमारी मदद करिए। हम चाहते हैं भारतवर्ष का नाम हमेशा दूसरी चीजों में वैक्सीन के साथ आगे बढ़े, लेकिन आपने जैसे नोटबंदी में क्या था, नोटबंदी आपने कर दी, नोट थे ही नहीं आपके पास, नोट आपने छापे ही नहीं और नोटबंदी लागू कर दी। क्या हुआ, 200 से अधिक लोग रिकॉर्ड में मरे, अनरिकॉर्ड जो कुछ हुआ वो तो आप सबको पता है और हमें भी पता है। तो वो 200 लोग मरे नोटबंदी की लाइन में। उसी तरीके से मैं बंबई में हूँ और मेरी बेटी खुद डॉक्टर है और वो अभी 2 दिन पहले से उसका इंटर्नशिप शुरू हुआ है। वो आकर हमें बताती है कि पापा या मम्मी क्या हाल है इस समय वैक्सीन के। और एक चीज जो बड़ी चीज है, आपने वैक्सीन पे पहले सवाल किया है, तो मैं उसी तरीके से, ये आपने एक तो अंतर जो स्थापित किया है 4 हफ्ते का या कितने दिन का, उसको बढ़ा के 12 हफ्ते पहली डोज के 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज देगी, तो वैक्सीन की खपत जो है ठीक, वैक्सीन है नहीं आपको, आपने 18 साल के ऊपर लड़कों को भी जोड़ दिया। अभी नए तरीके से मेरे अनुसार तो एक ये चीज लागू होनी चाहिए कि एक फैमिली को वैक्सीनेट इन्हें करना था, जहां पर बुजुर्ग भी हो। अब एक बुजुर्ग को आप वैक्सीनेट कर दिया, अब जो है वो बुजुर्ग अगर बाहर जाता है 60 साल के ऊपर का, वो घर आता है तो घर के युवा लोग और महिलाएं लोग जो कम उम्र के हैं उनके लिए भी खतरा होता है ना। तो अपने बुजुर्ग को वैक्सीनेट करने का फायदा ही नहीं लिया ना। आप उसी तरह 4 लोग थे, एक पूरी फैमिली को वैक्सीनेट करते, कोई हो उनकी। तो खैर ये तो इनके यहाँ प्लानिंग का तो कुछ है नहीं, नया मंत्र भी इन्होंने फूंक दिया है। तो वैक्सीन का सिर्फ वही हाल है जो नोटबंदी में नोट का था, वो 1 साल तक नोट छपते रहे और बदले जाते रहे, और कितनी नोटबंदी से आई समस्या आज तक पूरे मुल्क को पता है और आज भी चालू है वो। उसी तरीके से वैक्सीन, भगवान करे कि ऐसा ना हो,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसा करें कि ना हो कि किसी की और तो हो। लेकिन अभी आरएसएस और भाजपा का नया मंत्र आपके नीचे चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, कोरोना पर बीजेपी आरएसएस का नया मंत्र। क्या आरएसएस की नया मंत्र है कि ओनली पॉजिटिविटी, या जो भी उन्होंने कहा है। तो पॉजिटिविटी का मतलब पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, शायद ये बोला है। तो क्या हुजूर पॉजिटिविटी अनलिमिटेड में हम ये बात करना बंद कर दें कि जब पहला कोरोना की लहर आई थी तब आपने वहां से विदेशों से पीपीई किट मंगाई थी, वो सिंपल से कपड़े थे, वहां के फेंके हुए गाउन थे जो आपने पैसों से खरीद लिए थे, और यहाँ पर आपने उनको भारतवर्ष में देना शुरू किया था। लेकिन जब आवाज उठाई मीडिया ने और दूसरे लोगों ने तो आपने बंद किया। क्या पॉजिटिविटी अनलिमिटेड में हम आपको ये बोले कि देवेंद्र फडणवीस ने 60 लाख रुपए का जो रेमडेसिविर जो है जमाखोरी की, जो आपके भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हम वो चर्चा बंद कर दें? हम खाली पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की बात करें? क्या हम ये पॉजिटिविटी अनलिमिटेड में भूल जाएं कि आपका जो है एक भूतपूर्व मंत्री और वर्तमान भाजपा का सांसद बिहार का राजीव प्रसाद रूडी, वो एम्बुलेंस को होल्ड करता, एम्बुलेंस की होल्डिंग हो रही। ये वो वक्त है जब टाटा ऐसी कंपनियों ने या बड़ी और लोगों ने, एनजीओ ने अपने छोटे छोटे पैसे खर्च करके समाज में आके हेल्प कर रहे हैं। वहां पर आपके देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री दवा होल्ड कर लेते हैं और बिना, जबकि एक केंद्र सरकारों के आदेश से आनी जानी चाहिए, बिना उसके आपने मंगा ली। दूसरा, आपने होल्ड कर लिया एम्बुलेंस। और बाकी चुनाव आयोग का क्या है? आप क्या चाहते हैं? चुनाव आयोग को आपका मोहर है, स्टैंप है। चुनाव आयोग को अगर आपने मना किया होता कि बंगाल का इलेक्शन मत कराओ, अगर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं कराओ, अगर आपने कहा होता, थोड़ी सी आपने केंद्र सरकार ने, आप बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाते हैं, आप एक ला सकते थे कि आप भाई कुंभ का मेला आप बाद में कर लेना, इसमें कौन, हम लोग भी ब्राह्मण लोग हैं यार, हम लोग को भी कुंभ में, ईश्वर में, राम में आस्थाएं हैं, मगर इस ढंग से मौत का खुला नाटक खेलने में कोई हमारी आस्था नहीं है, न ही हमारे जैसे इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को होगी। क्या हो रहा है? मैं क्षमा करिए, वैक्सीन का प्रश्न है, मगर मैं वो सवाल उठाना चाहता हूं कि आपने जो द्वंद्व इस देश में शुरू किया था, एक जातीय द्वंद्व शुरू किया था, एक सांप्रदायिक द्वंद्व शुरू किया था, आज क्या हो रहा है? आपने बंगाल में क्या हो रहा है? हिंदू हिंदू से लड़ रहा है। ये आपका परिणाम है आरएसएस साहब, ये है मोहन भागवत जी, ये है मोदी जी, और आप हमसे कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी अनलिमिटेड। आप अनलिमिटेड घृणा फैलाते हो, आप अनलिमिटेड अब्यूज करते हो। आप क्या करते हैं? आप इनको देखिए, आप ये लाशें जो तैर रही हैं, ये साहब 60-70 साल की आजादी में ये कभी हुआ है क्या? हमारे बुजुर्ग जो जीवित हैं उनसे मैं बहुत बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में कि साहब लाशें तैर रहे हैं, वो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं वीडियो कॉल में कि ये हो क्या रहा है, और आप बोल रहे हैं उस देश से कि पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की बात करो। हम करेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की बात, हम सब वो करेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन आप इस बात का हिसाब दो। आप उस चुनाव आयोग के आदमी को, उस चुनाव आयोग के अधिकारी को कोर्ट में भेजो, उसको सलाखों के पीछे भेजो कि जिसने, अब हम नहीं कह रहे हैं, मैं जर्नलिस्ट होकर ये नहीं कह रहा हूं, ये तो आपके चेन्नई की कोर्ट ने बोल दिया ना कि चुनाव आयोग को इस समय कटघरे में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। तो ये वैक्सीन की समस्या आप फोकस कर रहे हैं, अभी हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं, ये तो बड़ी छोटी सी सोच की बात थी। आपने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया हुजूर, आपने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया। आपको ये चीजों में बड़ा मजा आता है कि आप प्लानिंग कमीशन खत्म कर देते हैं। आज आपके पास प्लानिंग कमीशन होता तो वो आपको बताता ना कि आपको वैक्सीन कहाँ से लानी है, आपको वैक्सीन कहाँ पर कैसे खपत करनी है, ये 200 करोड़ डोज के इंतजाम हम कैसे करें। आप उत्तर प्रदेश का और कितनी परिस्थितियां हैं, आप कहां तक हमको बोल रहे हैं कि हम लोग जो है घर में बैठे और हम लोग बड़ा पॉजिटिव सोचे। हम तो भारत माता के सपूत हैं, हम मुल्क को प्यार करते हैं। हमने कलम हाथ में इसलिए उठाई थी कि हम इस देश की सेवा करना चाहते थे,
लेकिन हम आपकी शर्तों पे सेवा करने को नहीं राजी हैं मोदी जी और आरएसएस। हम भारत माता की जो संविधान की शर्तें हैं हम उसके आधार पर चलना चाहते हैं। तो हमारे जो कोर्ट बोलता है, आपको कोर्ट बोलता है, लखनऊ के इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की बोलता है कि भाई आप पांच शहरों में आप लगा दीजिए, 5 शहरों में आप लॉकडाउन लगा दीजिए। एम्स में हॉस्पिटल में लेटे हुए योगी जी मना कर देते हैं। वाह वाह वाह, आपको कोर्ट के खिलाफ जाने में बड़ा मजा आता है। आप लोगों को कोर्ट के खिलाफ नहीं, जनता के खिलाफ जाने में आपको मजा आता है, आपको अदालत के खिलाफ जाने में मजा आता है, आपको संविधान के खिलाफ जाने में मजा आता है। और उसी का परिणाम है आपको जो है जो हमारे जो पीएसयू हैं, हमारे जो छोटे छोटे संगठन थे, बड़े छोटे संगठन, उनको आपने खत्म कर दिया। आपने चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में रख लिया। आपने चुनाव आयोग के हेड को, चुनाव आयुक्त को गोवा का राज्यपाल बना दिया। क्या आप समझते नहीं है क्या कि ये दुनिया में सब लोग आपके खाली मंत्रिमंडल के लोग जो 2000-5000 हैं पूरे देश में, उतने इंटेलेक्चुअल बचे हैं क्या मोदी जी? बाकी और लोग समझदार नहीं बचे हैं क्या? वो नहीं समझते हैं कि चुनाव आयुक्त को आपने गोवा का राज्यपाल क्यों बनाया है? वो आपके आदेशों पर चलता था। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि आप अपने आदेशों पर जब चलो आप उसका उपयोग करते, आप अगर आप उसे अपने आदेशों से चलाते थे तो आप 6-8 महीने चुनाव बढ़ा देते पश्चिम बंगाल में, आप हरिद्वार को रोक देते। तो आज जो वैक्सीन की किल्लत है और ये संबित पात्रा, अवस्थी जी बस दो मिनट आपको रोकना चाहूंगा। बहुत सारे और भी सवाल हैं जो आपसे जिस पर चर्चा करना चाहूंगा, जो अपने आज के सब्जेक्ट में है। माफ करें लेकिन बहुत सटीक आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, और जो कुछ भी इस वक्त देश की जो परिस्थितियां हैं उसको आप उजागर कर रहे हैं। 1 मिनट में आना चाहूंगा हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और बहुत सारी बातें, उसके साथ साथ एक बात बिहार की और खासकर राजीव प्रताप रूढ़ी बनाम पप्पू यादव, और कल पप्पू यादव को 32 साल पुराने केस के तहत जेल भेज दिया गया और रात को स्पेशल कोर्ट लगा करके और सुपौल जेल भेजा गया है। ओवरऑल अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा कि पप्पू यादव बिहार में चाहे बाढ़ की परिस्थितियां हो, आप याद कीजिए, चाहे अभी कोरोना की परिस्थितियां हो, पहली लहर या दूसरी लहर, उसमें उन्होंने काफी काम किया, काफी लोगों को मदद पहुंचाई। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी से कहें तो पंगा लेना उनको भारी पड़ गया। क्या ये माने या ये माने कि पप्पू यादव ने गलती की और इतने दिनों तक उनके ऊपर जो एक आरोप 32 साल पुराना था, उस आरोप में उन्हें यही वक्त मिला था कि सरकार जो है वो जेल में डाल दे। लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार यहाँ बिल्कुल ही लोगों से, मतलब अपने ही लोगों के बीच घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उनके ही एक साथी ने कहा है कि, और कल भी उनके कैबिनेट के 2 साथियों ने, खासकर हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि जीतन राम मांझी ने, मुकेश सहनी ने, अभी तो आज तो एक जेडीयू के जो एमएलए हैं उन्होंने भी कहा है कि ये सही नहीं हो रहा है। आरजेडी के लोग भी कल निकल आए थे बाहर। तो ओवरऑल पप्पू यादव को लेकर के आपका क्या कहना है, मैं ये जानना चाहता हूं सबसे पहले, और फिर बहुत सारी बातें हैं पॉजिटिव, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी पे भी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा उत्तर प्रदेश की भी करना जरूरी है, इसलिए बातें बहुत हैं, तो थोड़ा जल्दी चाहूंगा अपने विचार रखें। देखिए, जो मेरे पास सूचना है वो सूचना ये है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव को भेजा जाए जेल, और सुशील मोदी जो थे वो अड़े हुए थे कि नहीं, हर हाल में पप्पू को जेल भेजा जाए। तो जो अंदरूनी खबरें हैं, जो मतलब सोर्सेस के हवाले से हैं, सूत्रों के हवाले से, सत्ता के गलियारों में जो चर्चाएं हैं उनके हवाले से ये खबर है कि नीतीश नहीं चाहते थे और बीजेपी का बहुत जबरदस्त दबाव था, खासतौर से सुशील मोदी का, कि पप्पू यादव को जेल भेजा जाए कुल मिलाकर के। तो इसलिए पप्पू यादव को जेल भेजा गया। वो 32 साल पुराना मुकदमा जो है उसमें भी गिरफ्तारी जो आज भी है वो वारंट कोई आज का आया हुआ नहीं है, कई महीने पहले का आया हुआ है। तो तब से पप्पू यादव घूम रहे थे, तब से तो किसी को खबर नहीं लगी उस वारंट में। और सुबह भी जो है, मतलब आप देखिए, जब पप्पू यादव को जेल भेजा गया तो उस समय भी जो लोगों के बयान आ रहे थे, भाजपा नेताओं के और जदयू नेताओं के या जिसके भी, तो वो सब यही आ रहे थे कि सिर्फ समाज सेवा करने में जो है वो कोरोना लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यही बात आ रही थी।
इसका मतलब कि आपने जो था पहले था यही था कि इसमें भेजा जाएगा, लेकिन आपको लगा कि इसमें शायद जल्दी छूट जाएंगे, तब फिर आप जो है वो पुराना गड़ा हुआ मुर्दा एक उखाड़ करके आप ले आए, उसके तहत आपने उसको पप्पू यादव को जेल भेजा। कुल मिला के स्थिति ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में डिजास्टर है उसको पप्पू यादव ने एक तरीके से था वो उखाड़ कर दिया था। हालांकि पप्पू यादव की राजनीति जो है उसका हम लोग मतलब जिस तरीके से वो करते हैं उसके समर्थक नहीं है बिल्कुल भी उस ढंग के, लेकिन वो जिस तरीके से काम करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, निश्चित तौर पे एक संकट के समय में पप्पू यादव जैसा आदमी बिहार में मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई निकल करके सामने आता हो। वो चाहे बाढ़ के समय मदद करने का मामला रहा हो, चाहे पहले लॉकडाउन के समय मदद करने का मामला रहा हो, और अभी भी जब दूसरा लॉकडाउन मतलब ये चल रहा है, दूसरी लहर कोरोना की चल रही है, इस समय जिस तरीके से पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे वो अपने आप में एक मिसाल है। हालांकि जितने बड़े पैसे वाले या कहिए जितने बड़े धनवान जो पप्पू यादव हैं, उनसे कई गुना ज्यादा लोग बैठे हुए हैं सत्तारूढ़ दल में, विपक्ष में, वो लोग भी इस तरीके की मदद करने कोई मदद नहीं करता। सड़क पर उतर के खुद जो है पप्पू यादव जो है बाहर में जो है वो अपने पीठ पे लादे हुए सामान को लेकर जा रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, मुझे लगता है ये काम बहुत दिलेरी का है। और ऐसी स्थिति में जबकि अभी उनका ऑपरेशन हुआ उस समय उन्होंने ये काम किया तो ये बहुत मजबूती का काम था। और ऐसे समय में मतलब कुल मिला के कहा जाए कि राजीव प्रताप रूड़ी की या भाजपा की जितनी भद्द जो थी वो एम्बुलेंस पकड़े जाने से नहीं पिटी, उससे ज्यादा भाजपा और राजीव प्रताप रूड़ी की भद्द जो है वो पप्पू यादव को जेल भेजने से पिटी है। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को अपने इन पापों का प्रायश्चित करना, वरना जनता आने वाले समय माफ नहीं करेगी। सीधे आना चाहूंगा अवस्थी जी आपके पास। पप्पू यादव प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर कल से देख रहे हैं, मतलब 7 तारीख को पहली बार उन्होंने एक्सपोज किया था पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी को, और सांसद लेड से एमपी लेड से उन्होंने एम्बुलेंस लिया, और वो सारी कहानियां सबको पता है, हम सबको, आपको, हमारे दर्शकों को सबको पता है क्या कुछ हुआ। ओवरऑल इस प्रकरण को आज की तारीख में अगर देखें तो नीतीश कुमार को आप कहां पाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अलग थलग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे हमारे साथी अमरिंदर उपाध्याय बता रहे थे कि नीतीश नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव को जेल भेजा जाए, लेकिन सुशील कुमार मोदी चाहते थे कि ये मुझे नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, लेकिन चूंकि अभी नीतीश वहां के मुखिया हैं तो उनके ऊपर ही ये बात आएगी कि पप्पू यादव को जेल भेजने में शायद नीतीश कुमार का हाथ रहा होगा। ओवरऑल इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? मुझे पहला तो नीतीश जी का जो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र की बात कर रहा हूं मैं, कि वे कॉन्ट्रैक्ट पर मुख्यमंत्री, पिछली बार भी वे आरजेडी के पास सीटें ज्यादा थी और जेडीयू के पास कम थी, और लालू प्रसाद यादव ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर मुख्यमंत्री बना दिया था। उसी तरीके से इस बार भी भाजपा के पास सीटें काफी हैं और इनके पास कम है, इस बार भी ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही मुख्यमंत्री हैं। अब हम और आप ये समझ सकते हैं, हम लोग अखबार की दुनिया पे आ रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर जो आदमी बनता है उसकी अपनी बड़ी सीमाएं होती है। वो उसको अपने से बड़े दल को की बात को, मतलब उसका वो बंधुआ मजदूर होता है। अगर मैं थोड़ी सी अशिष्ट भाषा जो हम लोग पत्रकारिता में कम इस्तेमाल करते रहे, हम लोग धर्मयुक्त पत्रिका में रहे डॉक्टर धर्मवीर भारती के साथ, तो हम ये भाषा कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक प्रकार से ये एक क्या बोले इस भाषा में लाएं कि वो एक रखेल मुख्यमंत्री के रूप में, रखेल शब्द कोई बड़ा खराब नहीं है, एक रखेल मुख्यमंत्री जो 2 बार से है, तो एक रखेल की अपनी जो मजबूरी होती है ऐसा करते आए हैं, और पिछली बार भी उन्होंने किया है। पप्पू यादव, देखिए इस मुल्क में फूलन देवी ने कानपुर में आग खोली थी, कुछ लोगों को मारा था, देश की जनता ने उनके अच्छे कार्यों को हमेशा सराहना की और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें संसद तक पहुंचाया था। पप्पू यादव एक दबंग राजनीतिक है, लेकिन जब वो महात्मा गांधी या और दूसरे बड़े लोगों, मैं महात्मा गांधी का नाम जानबूझ के ले रहा हूं कि वो समाज, जब भी कोई व्यक्ति समाज सेवा के लिए बाहर निकल रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उसे जेल की सलाखों में भेज देना चाहिए, ना कि उसने देखना चाहिए कि उनकी पत्नी जो है कांग्रेस की सांसद है और उनका जो है हमारे खिलाफ ही हमेशा व्यू रहेगा। यह सब सोच कर और इनके ऊपर बाकायदे दबाव। नीतीश कुमार में एक्चुअली हिम्मत नहीं है, नीतीश कुमार में उद्धव ठाकरे बनने की हिम्मत नहीं है।
जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलूंगा, मेरे पास अपना रजिस्टर है, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। और आज सुप्रीम कोर्ट तक ने भी बोला, उनकी तारीफ की कि आप जो जाके बंबई से सीखिए, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि उन्होंने रखेल मुख्यमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया था। भाजपा का रखेल, रखेल शब्द अश्लील नहीं है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं। उसी तरीके से नीतीश कुमार ने वो स्वीकार नहीं किया, वे उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट पे रहना चाहते हैं। और ऐसी छोटी छोटी समाज विरोधी जिनको वो मदद कर रहे थे, अपने पैसों से मदद कर रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, अरे उन लोगों को आप नहीं पहुंचा सकते हो तो समाज की संस्थाओं को करने दीजिए। 32 साल पुराना केस आपने निकाल दिया, क्यों भाई 32 साल पुराना? मोदी जी आप देख नहीं रहे क्या 32 साल पुराना केस? अभी आपका चिन्मयानंद क्या करके पकड़ा गया था, मैं चैनल में बोलूं, वो कन्याओं के साथ किस ढंग से जो है उपयोग कर रहा था, खुलेआम पूरे देश में देखा। और उसको छोड़ने के लिए योगी जी ने जो है वहां पर फतवा जारी किया, पूरा प्रयास किया। आपके ही एक कुलदीप सेंगर जी ने एक कन्या को सरेआम आग लगवा दी और उसके बाप को ट्रक से मरवा दी। और वहां पर आप क्या कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर को, परेल को छोड़ देते हैं और उनके खिलाफ केस को कमजोर कर रहे हैं। और 1-1.5 महीने बाद तो उनके खिलाफ FIR लिखी गई। तो आपके पार्टी के खिलाफ अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी हो जो समाज में अच्छे काम कर सकता है, उसको मार दोगे, उसको जला दोगे, या उसको पप्पू यादव की तरह जेल में भेज दोगे। और अभी हमारे मित्र मुकेश जी, डॉक्टर मुकेश जी बोल रहे थे कि मीडिया की बात कर रहे थे, विपक्ष भी शायद विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष बिल्कुल कमजोर नहीं है। 30 करोड़ जी ने 1 करोड़ वोटर है इस देश में, तो विपक्ष कमजोर नहीं है। एक्चुअली इन्होंने विपक्ष के साथ वही किया है जो आज पप्पू यादव के साथ कर रहे हैं। मायावती को 256 करोड़ लेके ईडी बैठी हुई है कि तू जरा भी कुछ इधर उधर बोली तो तेरा क्या होगा। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने थोड़े से अंकुश लगा के रखे। जगन रेड्डी था जिसने निकल के अपनी अलग एक छवि बनाई। तो हमेशा ये जो रखेल मुख्यमंत्री या रखेल राजनेता रखने की जो भाजपा की, खासकर मोदी जी की एक जो नियति है, तरीका है, वो इस देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। पप्पू यादव गए हैं, पप्पू यादव तो आ जाएंगे, फांसी थोड़ी ना होगी 32 साल के बाद बाहर के किसी केस में। लेकिन जब वो निकल के आएंगे तो आपको, और पूरा देश आज तो नहीं बोल पा रहा कोई, आपकी मीडिया ही खाली बोल रही है, क्यों दूसरे लोग नहीं बोल पा रहे हैं? आप उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा देते हो, आप अभिषेक शर्मा को निकलवा देते हो नौकरी से, पुण्य प्रसून वाजपेयी को निकाल देते हो, हम सब लोगों को आप जो है खिलाफ में काम करने लगते हो। फिर भी हम लोग, तमाम लोग बोलते हैं, और हम लोग को भी, अब कई पत्रकारों को भी जेल भेजा, गौरी लंकेश को तो शुरुआत मार दिया। तो विपक्ष कमजोर नहीं है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए जो मीडिया का काम था वो थोड़ा स्लो है। हम लोगों की और आप जैसे लोगों की आज जरूरत है कि पप्पू यादव की निजी जीवन क्या है, पप्पू यादव का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन पप्पू यादव ने इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेक्सस को, एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया। एक बात और है, आपके पास 303 सांसद हैं, एक सांसद ने तो खाली है, चुराई है आपकी ये आपकी गाड़ियां, आपके, लेकिन बाकी 303 की भी जांच करिए। मोदी जी, मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, ये बड़ा मंच है, आप ये 303 सांसद क्या कर रहे हैं अपनी सांसद निधि का, उस पर आपकी बात नहीं करनी है। पप्पू यादव का 32 साल पुराना केस निकाला, लानत है, शर्म है ऐसी व्यवस्था पर। और शर्म तो मुझे जो है, नीतीश कुमार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, जयप्रकाश नारायण के समय से राजनीति में आए थे, इतना कमजोर मुख्यमंत्री, इतना लजीज और इतना निर्धन मुख्यमंत्री, निर्धन का मतलब शक्ति में वो कमजोर है, ऐसा मैंने पूरे भारत के इतिहास में पहली बार देखा। और मुझे शर्म है और लानत भेजता हूँ ऐसी सत्ता पर और मोदी जी के ऐसे प्रयास को गिरफ्तार करना
अवस्थी जी, थोड़ा विपक्ष की जो आप बात कर रहे थे, अवस्थी जी जो विपक्ष की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा अपडेट करना चाहता हूं कि विपक्ष की एकजुटता आज नजर आई है कि क्योंकि एक ओपन लेटर 12 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 पॉइंट के साथ लिखा है। थोड़ा सा वो अपडेट करो अपने साथियों को भी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपने कमेंट भी लिख रहे हैं। और जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम 2 वे होता है, जिसमें हम और हमारे साथी जो पैनलिस्ट होते हैं वही नहीं विचार रखते, बल्कि विचार आप लोगों के भी हम देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके विचारों को भी हम रखेंगे। और इस लेटर पे जो ओपन लेटर अभी थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम को करने से पहले एक चिट्ठी विपक्षी दलों की तरफ से और 12 विपक्षी दलों के प्रमुखों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें 9 पॉइंट रखे गए हैं। जरा विपक्षी दल कौन कौन है मैं बता देना चाहता हूं, जिसके सिग्नेचर है उस चिट्ठी पे। उसमें है सोनिया गांधी सबसे ऊपर, जो कांग्रेस की नेता है, फिर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं एचडी देवेगौड़ा जो जेडीएस के हैं, शरद पवार एनसीपी से, उद्धव ठाकरे शिवसेना से हैं, ममता बनर्जी टीएमसी से, एमके स्टालिन डीएमके से, हेमंत सोरेन जेएमएम से, फिर फारूक अब्दुल्ला जेकेपीए से, फिर अखिलेश यादव एसपी यानी समाजवादी पार्टी से, तेजस्वी यादव आरजेडी से, डी राजा सीपीआई से और सीताराम येचुरी सीपीआईएम से। इन सबके सिग्नेचर हैं, इन 12 नेताओं के सिग्नेचर हैं इस पे। और इस पे इन्होंने जो मांग की है, 9 प्रमुख मांग इनकी है, जरा वो भी जल्दी जल्दी आपको बता देना चाहता हूं कि उनका कहना है कि अगर संभव हो सके तो वैक्सीन खरीदी जाए बाहर से, घरेलू बाजार से, चाहे विदेश से, लेकिन वैक्सीन जल्दी से जल्दी खरीद करके इस बाजार में, इस देश में उपलब्ध कराया जाए और पूरे देश में तत्काल ही यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि घरेलू वैक्सीन निर्माण के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग को लागू किया जाए। चौथा है कि वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाए। बजट भी इन्होंने बजट की डिमांड की है कि कम से कम 35,000 करोड़ रुपए बजट आप आवंटित कीजिए, जारी कीजिए वैक्सीन पे। उसके अलावा 5वां पॉइंट है कि सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पर रोक लगाई जाए, तत्काल रोक लगाई जाए सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पर, और इसके लिए आवंटित पैसे का उपयोग वैक्सीन और ऑक्सीजन खरीदने के लिए किया जाए। जो 20,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए, जिसका काम इस वक्त जारी है, उस प्रोजेक्ट का काम, उसको तत्काल उस पर रोक लगाइए और इस पैसे को वैक्सीन खरीदने में लगाइए। उसके अलावा जो 3 और पॉइंट है, छठा पॉइंट है कि पीएम केयर्स जैसे फंड और सभी प्राइवेट फंड में जमा सारे पैसे को बाहर लाया जाए और उसका उपयोग ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए किया जाए। सभी बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएं। जितने भी लोग इस दौरान बेरोजगार हुए हैं उनको 6,000 रुपए प्रति महीने दिया जाए। यह भी कहना है 12 विपक्षी दलों की जो चिट्ठी, ओपन चिट्ठी आई है उसमें। उसके अलावा सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज दिया जाए, मुफ्त में अनाज बांटिए, 6,000 रुपए बेरोजगारों को दीजिए। और उसके अलावा किसान कानून वापस लिया जाए ताकि महामारी का शिकार हुए लाखों अन्नदाता देश के लोगों के खाने के लिए अनाज उगाने पर जोर दे सकें। तो ये जो है पूरा का पूरा आप देखिए कि अनाज मतलब किसानों की जो डिमांड है, जिसके कारण किसान अब 6ठा महीना शुरू हो चुका है, जो 26 मई को पूरा होगा। इस 6 महीने के अंतराल में जो सरकार बिल्कुल सोई हुई है, किसानों की बात नहीं सुन रही है, तो किसानों की बात भी सुनिए, उनकी मांग को मानिए और उन्हें अपने अपने घरों को भेजिए, अपनी खेती किसानी करें। और इस दौरान जो भुखमरी की हालत न उत्पन्न हो जाए उस पर भी ध्यान दें ताकि वो लोग अनाज उपजा पाएं। ये 9 मांग इनकी है। 9 मांगों पे 12 प्रमुख दलों ने, जिसमें सोनिया गांधी हैं, उसके अलावा एचडी देवेगौड़ा हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ममता बनर्जी हैं, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी, ये तमाम नेता इन लोगों ने सिग्नेचर किया है। तो ये तमाम साथी हमारे साथ भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अलग अलग अपने कमेंट लिख रहे हैं। सीवीएस कुमार लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रोजेक्ट पॉइंट है, 12 दलों की ओर से ससम्मान स्वागत योग्य है, मगर सरकार कैसे मानेगी ये सोचने वाली बात है। गणेश रपकोता का कहना है कि सर अभिलाष जी सही कह रहे हैं, मीडिया ने विरोधी दल को कमजोर में महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब विपक्षी दल भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। वीरपाल यादव कह रहे हैं किसान का या कुछ और है। फिर मोहम्मद अशरफ भी हैं जो कह रहे हैं, मोहम्मद अशरफ आलम जो कह रहे हैं कि गिरफ्तार होना चाहिए राजीव प्रताप रूढ़ी को, हो रहे हैं पप्पू यादव।
क्या यही न्याय है? बिहार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी। उसके अलावा बिहार जॉब्स में कह रहे हैं कि पप्पू यादव के जैसा आदमी नहीं मिलने वाला है बिहार को, जो कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों को ऑक्सीजन बेड और खाना दवाई का जुगाड़ करे। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि अंधभक्तों को महामारी और देश की बर्बादी से कुछ लेना नहीं है, वो जिस काम के लिए पैदा किए गए हैं अंत तक करते रहेंगे। परमेश्वर हंसदा कह रहे हैं 12 अपोजिशन पार्टी यूनिटी जिंदाबाद। वासुदेव कुमार हमारे साथ भी बने हुए हैं, जो कह रहे हैं कि राजीव जी विपक्ष कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। अनिल लोधीपुरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मान्यवर दूर से देखने वाले लोग ही भ्रम के शिकार हैं, धोखा उनका चरित्र है। कर्पूरी जी, जॉर्ज साहब, शरद यादव आदि के साथ क्या किया? सिर्फ लालू प्रसाद जी के विरोध में उपयोग किया गया। फिर अनसुर रहमान हैं, हिटलर बाबू नहीं मानेगा कह रहे हैं। फिर सीमा खातून गुड इवनिंग कह रही हैं। फिरोज लोन है हमारे साथ जुड़े हुए, जो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है कि हम लोगों को कैसे बचाएगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, ये कह रहे हैं फिरोज लोन हमारे साथ जम्मू से शायद जुड़े हुए हैं। फिर परमेश्वर भी हैं, सीमा अंसारी भी हमारे साथ। घनश्याम लिबाड़िया कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी को कोरोना के बहाने मार दिया जा सकता है, ऐसा मानना है मेरा, इनका कहना। बडी यूनुस भी हैं जो कह रहे हैं जय जवान जय किसान। समीर अंसारी, सहजान अली हेलो कह रहे हैं। फिर राहुल कुमार कह रहे हैं योगी जी फर्जी डाटा दे रहे हैं कोरोना पर। तो तमाम साथी अलग अलग। करण सिंह कह रहे हैं राजीव जी की क्या इंसाफ यही है कि जो सच बोले वही देश के लिए खतरा है, जैसा कि पप्पू यादव के साथ हुआ। आदिल खान भी जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं नोटा पूरी जिंदगी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर राम मिलन भी हमारे साथ हैं, जो कह रहे हैं बिहार का फरिश्ता पप्पू यादव जी को रिहा करो। जय समाजवाद को यह भी जो है अकाउंटेबल। जीएसटी कंसल्टेंट कह रहे हैं योगी चोर हैं या सबको बता दो। राजेश सिंह भी हमारे साथ हैं। फिर प्रकाश बाबू श्रीवास्तव कह रहे हैं नीतीश कुमार को बीजेपी ने चिराग पासवान के माध्यम से नपुंसक बना दिया जो किसी काम के नहीं है। मेहरा आलम भी है, आपकी खबरें विश्वसनीय होती हैं। फिर म्यूजिकल डूड भी हमारे साथ, वासुदेव कुमार, फिर अनसुर रहमान, मेहरा, फिर सीमा खातून, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खास 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। मुंबई से सीधे हमारे साथ अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय। अभिलाष अवस्थी जी अभी अपने विचार रख रहे थे। अमलिंदु जी आपके पास आना चाहूंगा सीधा। और बहुत सारे साथी अलग अलग, और खासकर पप्पू यादव पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और पप्पू यादव के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री माफ करें योगी आदित्यनाथ भी चर्चा में हैं, और उनको लगातार आप देखिए तो कोर्ट घेरता आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग पहले कर भी चुके हैं, और आज भी कोर्ट ने कहा है, और खासकर जो पंचायत चुनाव करवाए गए उस चुनाव में सरकार यानी कि यूपी सरकार, और चुनाव आयोग और सर्वोच्च अदालत के बारे में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, और खासकर उसमें कि जो लोग कोविड प्रोटोकॉल के तहत अगर आते हैं और अस्पताल में भर्ती होते हैं, एक उसमें और भी है कि अस्पताल में भर्ती होते हैं और कोविड एंटीजन टेस्ट में अगर कोविड सपोज पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आया, लेकिन उनकी डेथ हुई तो उन्हें कोविड पॉजिटिव माना जाए, उसी प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार हो। एक बात तो कोर्ट का ये कहना है। चलिए ये बात थोड़ी सी एक अलग तरह के मेडिकल उसमें चली जाती है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मामला यह है कि इस वक्त चुनाव करवाने के वक्त जो कर्मचारी अधिकारी मारे गए कोविड से, और उनको 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए, ये भी चलिए एक योगी आदित्यनाथ के लिए जो है कि ये बात वो कब मानते हैं, कितना मानते हैं, इसके खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देखना होगा। सवाल यहाँ पे दूसरा है, और जो जिस पर चर्चा अभी कर भी रहे थे और खासकर अवस्थी जी चर्चा कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा यहाँ आपके सामने लेके आना चाहूंगा। और इस कोरोना काल में देश के नागरिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आरएसएस और बीजेपी पॉजिटिविटी अनलिमिटेड नाम से कार्यक्रम करने जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी करने जा रही है ये कार्यक्रम, जिसमें
जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू शुरुआत में भी मैं बोला था कि 15 मिनट का ये कार्यक्रम होगा। अब देखिए, एक तरफ चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, थोड़ा इस पर चर्चा मैं आप दोनों महानुभावों से करना चाहूंगा। और इस बीच चर्चा आप ये करना चाह रहे हैं और कैसे लोगों पे ला रहे हैं, आप ला रहे हैं विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी को, इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति को, सर संघ चालक मोहन भागवत को, जग्गी वासुदेव को, रविशंकर को, श्री श्री रविशंकर, फिर उसके अलावा संत ज्ञानदेव को, जैन मुनि प्राणनाथ को, ऐसे तमाम लोगों को ला रहे हैं और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये संबोधित करेंगे। हर दिन टीवी पर 15 मिनट के लिए बातचीत करेंगे कि कैसे इस संकट की घड़ी में सकारात्मक रहा जाए और एकजुट होकर कोविड के खिलाफ जंग जीती जाए। इस पर 2 ट्वीट हैं, जल्दी से मैं दोनों ट्वीट दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले राहुल गांधी ने आज ट्वीट क्या किया है उसको जरा देख लेते हैं। आप दोनों से चर्चा से पहले ये दोनों ट्वीट देखना जरूरी है। एक ट्वीट राहुल गांधी का, दूसरा ट्वीट जो है वो प्रशांत किशोर का है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपने को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सर डालना सकारात्मक नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। ये जो सकारात्मकता की बात है उसमें आप याद कीजिए कि रेत में सर डाल करके कौन, जब आंधी तूफान के वक्त में शुतुरमुर्ग जो होते हैं रेत में सर डाल करके बैठ जाते हैं, तो शुतुरमुर्ग की तरह जो कहते हैं कि मत बनो, ये शुतुरमुर्गी चाल यहां साफ दिखाई दे रही है। शुतुरमुर्ग का नाम इन्होंने नहीं लिखा है राहुल गांधी ने, लेकिन ये जरूर लिखा है कि रेत में सर डाल करके, यानी कि इस महामारी के वक्त में जबकि जिनके घर के लोग, जिनके चिराग बुझ गए, जिनके कई लोग इस महामारी के शिकार हो गए, रातों रात कोई आज हॉस्पिटलाइज हुआ, दूसरे दिन लाश मिली उसकी, इस ढंग की स्थिति, किसी को ऑक्सीजन नहीं, किसी को दवा नहीं, किसी को बेड नहीं, ऐसी स्थिति में आखिर आप अगर कह रहे हैं कि सकारात्मक सोच लाई जाए और इसके लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बड़े बड़े महानुभावों को टीवी पर लेकर आएंगे 15 मिनट के कार्यक्रम करने के लिए, तो ये क्या है? ये झूठी तसल्ली नहीं है तो क्या है? आइए दूसरा एक ट्वीट वो भी देख लेते हैं। प्रशांत किशोर जाना माना अब नाम है और खासकर आप देखिए कि ममता बनर्जी की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। और प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, ये इंग्लिश में है, लेकिन प्रशांत किशोर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूं। कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में, जो ये पेंडेमिक टाइम है, महामारी है, ऐसे वक्त में जब देश शोक मना रहा है और आए दिन हमारे चारों ओर त्रासदियां घट रही हैं, ऐसे में सकारात्मकता के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना घिनौनी बात है। सकारात्मक होने के लिए हमें अंधे होकर सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने वाला नहीं बन जाना चाहिए। सीधा लिख रहे हैं, फॉर बीइंग पॉजिटिव यू डोंट हैव टू बिकम ब्लाइंड प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब अंधे होकर के बिल्कुल सरकारी प्रोपेगेंडा यानी सरकार के इस प्रोपेगेंडा को का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए। ये 2 ट्वीट आपके सामने इसलिए रखा कि इस बीच जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग परेशानियां हैं और उसमें अगर कोई काम करता है तो उसके ऊपर किसी न 32 साल पुराना अगर आप केस ठोक देते हैं। आप याद कीजिए सोनू सूद को मुंबई में, आप याद कीजिए दिल्ली में श्रीनिवास वी जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या चाहे पप्पू यादव की बात करें, ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर हम अपने साथी अवस्थी जी के पास भी आना चाहेंगे। अमलेंदु जी, जल्दी से आपका इस पूरे मसले पर विचार चाहूंगा। देखिए, ये जो जिंदगी भर जो है नकारात्मकता फैलाते हैं, जिनकी सुबह जब दिन निकलता है तो नकारात्मक बातों से शुरू होता है और रात को सोते हैं तो नकारात्मक बातों से उनका दिन समाप्त होता है, वो पॉजिटिविटी की बात करेंगे कुल मिला के। दूसरा ये कि जितने भी नाम जो है पॉजिटिविटी के नाम पे लाए जा रहे हैं, ये तो पहले भी पॉजिटिविटी सब जो है टीवी पे बैठ के फैलाते रहते हैं। अब अंतर इतना होगा कि जो टीवी पे जो 15 मिनट का स्लॉट होगा उसका पैसा आरएसएस देगा इनकी पॉजिटिविटी रेट बढ़ाने का कुल मिला करके। तो ये जो विज्ञापन इनके जो है वो आरएसएस अब करेगा कुल मिला के, मुझे तो यही लगता है। मतलब ये आपदा में उत्सव मनाने वाले लोग जो हैं, ये गंगा नदी में बहती हुई लाशों के ऊपर पॉजिटिविटी की बात करेंगे। क्या पॉजिटिविटी की बात करेंगे? सऊदी अरब से ऑक्सीजन आएगी, उस पर रिलायंस का स्टिकर चिपका के पॉजिटिविटी होगी, यही इनकी पॉजिटिविटी है, यही पॉजिटिविटी करेंगे कुल मिला करके। ऑक्सीजन की कमी से जो लोग भर गए हैं उनके घर वालों से क्या कहेंगे, ये क्या पॉजिटिविटी कहेंगे उनसे? असल में जो है दिक्कत ये है कि ये सब असल में कहना नहीं चाहिए, मतलब बुरी बात है कहना, मतलब अपनी जुबान पे लाना नहीं चाहिए कि ये सब लोग जो इनका परिवार से कोई लेना देना है नहीं। हालांकि ये कहते अपने को परिवार है, संघ परिवार, लेकिन ये परिवार की संस्था के विरुद्ध है। ये सब लोग ये परिवार को तोड़ने का ही काम करते हैं हमेशा।
तो ये क्या जाने कि परिवार क्या होता है और किसी परिवार में एक बच्चे का क्या महत्व होता है, परिवार में पिता का क्या महत्व होता है, परिवार में पति पत्नी का क्या महत्व होता है, ये नहीं जानते, क्योंकि इनका परिवार से कोई लेना देना है ही नहीं। ये परिवार नामक जो सामाजिक संस्था है उसको तोड़ने का काम करते हैं और ये समाज विरोधी तत्व हैं। तो इसलिए ये जो है इस तरह की सब बातें करते हैं। इनकी पॉजिटिविटी जो है वो भी बड़ी निगेटिविटी लिए होगी कुल मिलाकर के। तो इनकी पॉजिटिविटी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है और इनकी पॉजिटिविटी की निगेटिविटी जो है वो जनता को समझने की आवश्यकता है। ये आपदा में उत्सव मना रहे हैं, जिस समय देश में लाशें गिर रही हैं उस समय ये उन लाशों के ऊपर जो है उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। वही समझ में तो कुल मिलाकर के यही आता है। राजीव आपके पास आना चाहूंगा इस पॉजिटिविटी, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी, जैसा भी साथी अमरिंदु उपाध्याय बता रहे हैं कि इस वक्त जबकि आपदा है इसमें उत्सव, और खासकर जो नाम है अगर श्री श्री रविशंकर की बात करें या जग्गी वासुदेव की बात करें, ये लोग तो ऑलरेडी अपने अपने समय पे स्लॉट पे ये लोग टेलीविजन चैनल्स पे आते हैं और ऐसे ज्ञान और ऐसे प्रवचन तो देते ही रहते हैं। और इनका कहना है कि ये अब आरएसएस के मंच पे आकर के जो पैसा आरएसएस देगा लेकिन प्रचार प्रसार उनका होगा। ओवरऑल इस प्रोपेगेंडा जिसका नाम दिया है प्रोपेगेंडा, सरकारी प्रोपेगेंडा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और सरकारी प्रोपेगेंडा कहना है खासकर पीके का, यानी कि प्रशांत किशोर को ने कहा है। और राहुल गांधी के ट्वीट को भी आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग यानी रेत में सिर अगर धंसा करके और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो कितना ठीक है ये भी हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल? मुझसे पूछ रहे हैं जी, आपसे। हाँ, ये एक्चुअली अमलेंदु उपाध्याय को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत सटीक बात कही कि ये अनलिमिटेड पॉजिटिविटी की बात ज्यादातर उन पे अच्छी लगती है जिनके परिवार होता है, क्योंकि हमारी जो हैप्पीनेस है उसका कोई सोर्स होना चाहिए। अब योगी, उनका कोई परिवार ही नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी, वो भूतपूर्व परिवार है उनका, और बाकी जो तमाम मोहन भागवत जी, ये सब, और रविशंकर, ये रविशंकर साहब वही हैं जिनके ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगा था जमुना गंदी करने में, और वो बड़े विचलित हो गए थे और फिर उनको कोर्ट की बात माननी पड़ी। यानी वो लोग ये खाली आके प्रवचन देते हैं और खुद क्या करते हैं पता है। मैं खुद भी उनके आश्रम में किसी एक बहुत बड़े बंबई के बिजनेसमैन के साथ गया था। वो क्या करते हैं वो सब हमें पता है। तुम दूसरे लोगों से अनलिमिटेड मनी इकट्ठा करके और हिंदू धर्म के नाम पर अपने अपने कारोबार चलाते हो, अपने जो है अपनी जीवन की सुलभता जो है करते हो। अब आगे हमको अभी एक माँ को, वो मर गई कोरोना में, 2 बेटियां मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी बार बार, उसकी माँ कोरोना पॉजिटिव थी और उसको हॉस्पिटल के बाहर थी, वो लखनऊ में और या यूपी में, और उसको दो लड़कियां, उनकी बेटियां बार बार मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। अब मैं और मोहन भागवत दोनों मिलके उनके पास चले हैं कि भाई तुम अनलिमिटेड असीमित सकारात्मकता में चले जाओ। क्या चुटकुला सुना रहे हो क्या भाई आप लोग? इस देश में कपिल देव का जो है स्टैंड अप कॉमेडियन शो चल रहा है, ये 9 लोगों का क्या? हाँ, ये नई नौटंकी या जितने लोग भी हैं, क्षमा करें, हम खुद चाहते हैं सकारात्मकता से चीजें होती हैं, लेकिन सकारात्मकता कहाँ से आएगी मोदी जी? सकारात्मकता में जब पीएम केयर फंड के दरवाजे खोल दो, बताओ कि इतने लाख करोड़ आया है। अरे आप तो उसे खोल ही नहीं रहे हैं। वो आपने निगेटिव लिमिटेशन शुरू कर दी, हमसे कह रहे हो कि आप अनलिमिटेड जो है पॉजिटिव बनो। अरे आप मजदूर जो भागे थे पिछले कोरोना, उसमें आपने 4 आने देने की भी नहीं सोची। आपने इतना बड़ा कोरोना का फंड उनकी लाशों पर इकट्ठा किया है। ये जो पीएम केयर फंड है, क्षमा करें, ये आंसुओं पर, क्षमा करें ये लाशों पर, क्षमा करें ये मरे हुए मजदूरों पर, पलायन कर रहे लोगों की लाशों पर ये पीएम केयर फंड आपको दिया गया है। अब आप उस पीएम केयर फंड को खोल ही नहीं रहे हो। अब आप सुना है, कल आपने कुछ बोला है ये ऑक्सीजन है, अब तक आप क्या कर रहे थे? अभी जो बोला है ये 12 विरोधी दलों ने, अरे 6-6 हजार रुपए उन मजदूरों को डाल दो, उनके फंड में डाल दो।
ये पैसा किसी के पापा जी का थोड़ी ना, मेरे पापा की ना किसी के पापा का। ये मुल्क का टैक्स पेयर, मैंने भी टैक्स दिए है, मैं भी इनकम टैक्स पे ही हूँ, मैंने भी, तो हमारा भी हक है। अरे आप उनको दीजिए। ये हुई आपकी पॉजिटिविटी अनलिमिटेड। अब आप लाशों पर, अभी अमलेंदु ने सही बताया कि अभी तैरती हुई लाशें उत्तर प्रदेश से बिहार जा रही हैं। बिहार के नीतीश कुमार के चमचे बोल रहे हैं कि ये यूपी से लाशें आई हैं, यूपी के सचिव साहब बोल रहे हैं ये यूपी के नहीं है। अभी ये लाशें सामने दिख रही हैं और ये हमें बता रहे हैं कि हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं है। जैसे ये बॉर्डर हो गया वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का, क्षमा करिए ऐसे समय में जब लोगों के घरों से 4 लोगों में 3 मर गए हैं, हम उस व्यक्ति के पास जाकर बोल रहे हैं कि साहब आप जो है अनलिमिटेड जो है पॉजिटिविटी लाओ। कौन और ये बोल कौन रहा है? ये बोल कौन रहा है? मोहन भागवत साहब। मोहन भागवत साहब, आपके मुंह से तो कम से कम पॉजिटिविटी की बात तो अच्छी नहीं लगती है। आप बोलते हैं अगर कि अनलिमिटेड पॉजिटिविटी है, जब हमारे पूरे में सारी जातियां, सारे धर्म, सारे लोग एक होकर भारतवासी बनकर रहे हैं। आप तो ये आह्वान करें तो हम समझेंगे कि आप पॉजिटिव अनलिमिटेड व्यक्ति हैं। आप रविशंकर और एक तो अजीम प्रेम जी को ले आए, पता नहीं कहाँ वो रहेंगे कि चले जाएंगे। अभी पिछली बार आपने पॉजिटिव अनलिमिटेड क्या कराया था? रामायण दिखा दी थी, आपने महाभारत दिखा दी थी, आपने कॉमेडी के कुछ शो दिखा दिए थे। आपने सोचा था हम लोग घरों में बैठे बैठे बहुत पॉजिटिव हो गए। जी नहीं, उसका ही अब कोई पॉजिटिव नहीं हुआ था। लोगों को वो लाशें याद है, पलायन करते हुए लोग हमें याद है, मरते हुए लोग याद है, एक स्टेशन पे मरी हुई माँ का पल्ला उठाते हुए वो शिशु याद है, हमें वो याद है। एक शिशु की लाश ले जाते हुए कंधे पर उसका पिता याद है। आप क्या बोलते हो भाई? काहे की अनलिमिटेड पॉजिटिविटी? शर्म तो करना चाहिए ना आपको। ये प्रोग्राम अभी तो कल कहोगे आइए जो गंगा भांगड़ा तो नहीं कहोगे, गरबा कहोगे कि गरबा गुजरात से आता है, इसलिए आपको गरबा हक करा दो। लाशों पर ये आप अनलिमिटेड हैप्पीनेस की क्या या पॉजिटिविटी की बात कम से कम ये मत करो। आप प्रयास करो कि उनकी निगेटिविटी दूर हो, उसके लिए आप ऑक्सीजन लाओ। उसके अब क्यों नहीं बंद करते हो आप? और राजीव प्रताप रूडी को जेल क्यों नहीं भेजते? आप जो आपका 60 लाख का रेमडेसिविर जो है देवेंद्र फडणवीस आपका सीएम था, उसने जब होल्ड कर लिया, पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR हुई है, तो आप उसको जेल क्यों नहीं भेजते भाई? क्यों? क्योंकि वो आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी वाले जो है नेचुरल हैप्पी, नेचुरल पॉजिटिव, और देश की जो है 130 करोड़ जनता को आप बोल रहे हैं कि आप जो है अपनी निगेटिविटी छोड़ दीजिए। और आप रोजगार, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बगल में बच्चे हैं, उनको 70,000 तनख्वाह मिलती थी, आज 1.5 साल के अंदर 30,000 उसी काम की तनख्वाह मिल रही। काहे को आप बोलते हो कि हम पॉजिटिविटी अनलिमिटेड? हाँ, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपका ईडी खुला है, आपका जो है इनकम टैक्स खुला है, आपका जो है CBI खुला है, मुकदमे खुले हैं, आपके पास देशद्रोह की धाराएं खुली हैं, आपके पास मुकदमे करने के लिए आपकी इसका सिस्टम है, इसलिए लोग बोल रहे हैं। आपके पास तो बोलने के लिए आपके पास है ना मीडिया। इसके पहले आप कभी कभी तो शर्म आती है कि 70 साल का हिसाब मांगते हैं। अरे 70 साल का हिसाब मांगो, कभी बताओ इन 70 सालों में इस तरह कहीं लाशें बही हैं? इस तरह लोग लाखों की तादाद में आंकड़े छुपा रहे हैं। अरे आंकड़े ओपन कर दो, आंकड़े छुपाओगे तो तुम्हें पता है जनता का की प्रतिक्रिया खिलाफ जाएगी, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा ना। आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवस्थी जी, बिल्कुल। अब चूंकि समय भी खत्म हो रहा है और बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं और बहुत बिल्कुल ये ऐसी बातें हैं जिस पे विचार करना चाहिए। और इस मंच पे जब हमारे तमाम साथी जुड़ते हैं और साथियों को भी समझ में ये बात आती ही है कि आखिर देश में जो भी चल रहा है और इस महामारी के काल में, और ऐसे भी पिछले 7 वर्षों
विदेशों में देश का क्या हाल हो रखा है, और उस पर अगर चर्चा होती है तो 70 साल के इतिहास के पन्ने को पलटा जाने लगता है, और उस पर अलग से चर्चा करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। ये हम सब देख रहे हैं। बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं जो लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। अनसुर रहमान है, उसके अलावा सीमा खातून, असलम चिश्ती हमारे साथ लिख रहे हैं लगातार, फिर सीवीएस कुमार लगातार अपने कमेंट्स कर रहे हैं। शीनू चांद का लिखना है कि मेरा सवाल यूपी की योगी सरकार से है कि उनकी सरकार जुमलेबाजी कब छोड़ेगी। यह बड़ा सवाल है। सिर्फ यूपी, शीनू जी, सिर्फ यूपी की सरकार से नहीं, इस देश के सरकार से भी पूछिए, केंद्र सरकार से भी पूछिए, जो खुल करके आप याद कीजिए जब 15 लाख रुपए की बात आई थी तो देश के अभी वर्तमान गृह मंत्री, उस समय जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि वो तो जुमला था। तो जब जुमलों के दम पर बनी हुई सरकार से आप ये पूछेंगी कि जुमला जो है वो कब छोड़ेगी, तो ये तो संभव ही नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ये बात हम लोग बस सुनते चले। बाबू राउत जी हैं जो अभिलाष अवस्थी जी के पास सही जानकारी है, अवस्थी जी को सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं सलाम। फिर आलोक कुमार सिंह हैं जो हमारे साथ बने हुए, असलम हैं, राजू अंसारी बने हुए हैं, सीमा हैं, तमाम साथी बने हुए हैं। और सीवीएस कुमार लिख रहे हैं कि कांग्रेस को 65 रुपए पेट्रोल करने में 65 साल लगे, जबकि 65 से 100 करने में मात्र 7 साल ही इस सरकार को बता रहे हैं। संजीत सिंह भी बने हुए हमारे साथ में। फिर निजाम खान कह रहे हैं आपको और आपके पैनलिस्ट को सलाम, जिस तरह से आपके चैनल डीवी लाइव सच को देश के सामने रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग देखते हैं निजाम खान जी, बाकी तमाम साथी, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आपसा खां कह रही हैं कि मोदी जी कहते हैं गंगा मां ने मुझे बुलाया है, अब लाशों को नहलाना है। बहुत सही पकड़ी हैं आप। रूपराम अग्रवाल कह रहे हैं बहुत अच्छी चर्चा है, धन्यवाद हो जी। और सब्बीर करीम गुड जॉब सर कह रहे हैं। रहमतुल भी हमारे साथ में हैं। फिर रहमतुल इब्राहिम बने हुए हैं हमारे साथ में। फिर अनिल लोधीपुरी कह रहे हैं संघी भाजपाई लोग तो राम रहीम और आशा राम तमाशा राम से भी पहले सकारात्मकता बंटवा रहे थे, इसका भ्रम दूर हो रहा है कि जनता सजग हो रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जगह मनुस्मृति के अनुरूप मानस बनाएंगे। सबके अपने विचार और बिल्कुल सटीक विचार। फिर टाइगर राजपूत भी, नीरज कुमार सर हम बिहार से हैं, बिहार में क्या हो रहा है। नीरज जी, बिहार में पिछले 4-5 दिनों से पप्पू यादव चर्चा में है, और अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे उनपे कि 32 साल के केस में पप्पू यादव को सुपौल में जेल में डाल दिया गया है। कल रात को स्पेशल कोर्ट बैठाई गई उनके लिए। तो कुंदन कुमार गुड इवनिंग कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष सिंह बने हुए हैं, फिरोज मसीह हमारे साथ बने हुए हैं। फिर तमाम साथी बने हुए हैं जो अभी लगातार। लेकिन दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। बहुत सारी बातें होती रही, चर्चाएं अनंत हैं और बहुत ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी भी है। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने आते हैं। कल शाम को फिर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तमाम साथियों का, और साथ में जुड़े हुए हमारे दोनों खास पैनलिस्ट। मुंबई से सीधे अभिलाष अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े, काफी अनुभवी और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, बहुत ओपनली आपने अपनी बातों को रखा इस मंच पे। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको आने वाले समय में और भी दूसरे प्रोग्राम में भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने विचारों को बहुत ही संजीदगी के साथ आपने पेश किया। अमरिंदु उपाध्याय जी, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। और धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मुकेश कुमार को भी। डॉक्टर मुकेश कुमार को जाना था कहीं, तो इसलिए वो चले गए हैं, लेकिन उनको भी एक बार बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं आप तमाम साथियों को, दोस्तों को जो लगातार हमारे साथ बने रहे, अपने कमेंट लिखते रहे। माफ करें, कईयों के कमेंट छूट जाते हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन कल शाम 7 बजे आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। दिनेश परुगुलिया भी हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद रागिब एजाज हमारे साथ बने हुए हैं, असलम चिश्ती लगातार बने हुए हैं, तो वासुदेव कुमार हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, तमाम साथी अब विदा लेते हैं आपसे। और कल शाम 7 बजे आपका इंतजार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों से। घूमता हुआ आईना अगर आप
आपने नहीं देखा हो, संडे को हम अपलोड करते हैं, उस कार्यक्रम को जरूर उसे देखिए। उसके अलावा हर शाम हम खबरें दिन भर की का जो हमारा प्रोग्राम होता है वीडियो, वो भी अपलोड करते हैं, उसे भी देखिए। तो तमाम दूसरे प्रोग्राम्स के साथ भी आप जुड़िए और हमारा हौसला बढ़ाइए। सीवीएस कुमार जी शुभ रात्रि कह रहे हैं, और कृष्णनाथ धूत्रे भी हमारे साथ, मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ में। तो तमाम साथी, अब आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।